बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। जैसा कि सबको मालूम है कि कोरोना की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है और कोरोना के इलाज के हवाले से प्राइवेट हस्पतालों का बड़ा अहम किरदार है। ख़ास तौर पे सरकारी तो काम अपना कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हस्पतालों को जो मॉनिटरिंग बॉडी है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उसके जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है। डॉक्टर शुएब खान, उनसे हम पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर जो हेल्थ केयर कमीशन है उसने क्या इकदाम किए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाम का ये तासुर है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं जैसे ही कोरोना की वबा आई है उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये लूट मार का लफ्ज़ मेरी भी रिक्वेस्ट होगी ना यूज़ करें, क्योंकि लूट मार नहीं हो रही। मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं बाकी प्रोविंसेस में क्या हो रहा है वो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मगर पंजाब में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही सूरत हाल कोई ऐसी है। जब ये कोरोना शुरू हुआ ना तो हमने सबसे पहला ये काम किया था कि मार्च के स्टार्ट में ही तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी रेट लिस्ट ले ली थी। हमने एक नोटिफिकेशन इशू कर दी 16 जून को कि कोई हॉस्पिटल फरवरी के रेट्स उनको हमने फ्रीज कर दिया और कोई हॉस्पिटल उन फरवरी के प्री कोविड पीरियड के रेट्स जो हैं उससे बढ़ के एक पैसा भी नहीं ले सकता। हमने इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए पाबंद कर दिया तमाम हॉस्पिटल्स को कि आपने अपने सारे रेट प्री कोविड पीरियड के अपने हॉस्पिटल के अंदर प्रोमिनेंट जगहों पे डिस्प्ले करें और इसके अलावा अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करें। अच्छा, ये बताइए कि लाहौर के ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर एक दिन का कोरोना के मरीज़ पर जो खर्च है वो 1 लाख रुपए आता है, तो क्या आप समझते हैं कि जो अगर वो कहें कि 1 लाख रुपया खर्च है तो फरवरी के रेट और अब के रेट सेम है या उसमें कोई ओवर चार्जिंग मौजूद है? देखें, वो उस हॉस्पिटल को देखना पड़ेगा कि क्या स्टैंडर्ड में क्या रहे। अगर कोविड में 1 लाख रेट था तो अब भी 1 लाख वो जस्टिफाइड है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमारे पास रेट हैं जो 30-40 हज़ार रुपये भी पर डे का आता है, वो कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जब लोग इस तरह की बात करते हैं ना तो वो आप पाकिस्तान से कंपेयर करें। ऐसे हॉस्पिटल भी हैं कि जो 2.5 लाख रुपया आउट ऑफ पंजाब इन कैपिटल 2.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये पर डे है। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस, अभी पिछले हफ्ते एक दोस्त है, वो बाहर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वालदा को वहाँ दाखिल कर, उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए जमा करवाएं। 25 लाख वो दे नहीं थे सकते, तो वो खैर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो कमाल का काम कर रहा है, वहाँ का MS बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे उनको एडमिट किया और 5 दिन हो गए हैं आज उनको, सिवाय हाई फ्लो ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं दिया जा रहा। और अगर मैं वो वेंटिलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 96-97% उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चल रही है। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा सारा निकालूं, बड़े महंगे से महंगा हॉस्पिटल भी तो 2-3 लाख से ऊपर बिल नहीं बनना चाहिए उनका। वो कल परसों इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे। और हम ये लोगों को भी इनकरेज करते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है कि अगर कहीं पे भी कोई ओवर चार्जिंग की गई है और हमें एविडेंस दें तो हम उस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन भी लेंगे और वो एक्स्ट्रा पैसा वापस करवाएंगे उन लोगों। अच्छा, एक और ये चीज़ है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज़ जा रहे हैं उनको कैमरे के ज़रिए जो है वो चेक किया जा रहा है, डॉक्टर फिजिकली उनको चेक नहीं कर रहा। क्या ये ऐसा एथिकली ठीक है या नहीं? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है उसको तो रूम की फैसिलिटी दी है मरीज़ को, और तो कोई फैसिलिटी दी नहीं गई। तमाम तर हिफाजती इकदाम लेके डॉक्टर्स जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर जाके 6 से 8 घंटे की शिफ्ट में वो अंदर रहते हैं और मरीज़ को वहीं पे अंदर, हाँ एक दफ़ा अंदर चले जाए वो बाहर नहीं आ सकते। फिर इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं, लाइक वो एक बिल्कुल सेपरेट एरिया है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे नहीं जा सकती। सिर्फ जो वहाँ पे स्टाफ डिप्यूटेड है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, वही अपने गियर्स पहन के अंदर जाते हैं और वही ट्रीट करते हैं। और इसमें अब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लाइक बाहर अटेंडेंट परेशान खड़े हैं जनाब कि मेरी वालदा अंदर दाखिल है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ये इश्यूज़ हैं क्योंकि वो स्टाफ ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दी जा रही उनके अटेंडेंट को। हम इनकरेज करते हैं कि जब शिफ्ट ख़त्म हो, दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, क्योंकि मैं आई एम द रेगुलेटर फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर,
تو ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ جب آپ کی شفٹ چینج ہو اور وہ اس وقت وہ فزیشین جو ہے وہ آ کے باہر لوگ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ بریف کرے، اور یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے. اور اس کی آئی تھنک سب سے اچھی اگزامپل پھر میں دوبارہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کہ 8 بجے کا فکس ٹائم ہے، وہ فزیشین اس وقت تک گھر نہیں جا سکتا جب تک لوگوں کو بریف نہ کرے، اور یہ ہو رہا ہے اٹینڈنٹ کو. اچھا یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے کرونا کا ٹیسٹ کروایا، وہ پازیٹیو آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ لیب ہیں وہ سٹینڈرڈ کے ٹیسٹ کر رہی ہیں یا سرکاری سٹینڈرڈ کی کر رہی ہیں، یا کوئی ایسی لیب جو سٹینڈرڈ کا کام نہیں کر رہی؟ تو کوئی اس میں کوئی 1% بھی کوئی ایسا پہلو موجود ہے کہ کوئی اپنی مرضی کی رپورٹ لے لے یا نہیں؟ اور اگر ان کو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کسی اور لیب سے بھی ٹیسٹ کروائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹھیک نہ ہو؟ دیکھیں اس میں 2-3 سوال آپ کے آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی لیب کو کرونا کا PCR کرنے کی اجازت نہیں دیتے، چاہے وہ ہماری اپرووڈ لیب ہے، کہ جب تک ہماری ٹیم وزٹ کر کے سارے سیفٹی میکنزم اور ویسٹ ڈسپوزل اور اس کے سارے جو پروٹوکولز ہیں وہ ہم چیک نہ کریں، ہم اجازت دیتے ہیں تو وہ کریں. ہم نے بہت ساری لیبز، بہت بڑی بڑی لیبز، میں نام نہیں لوں گا، ہم نے ان کو بند کیا کہ ہماری پرمیشن کے بغیر کر رہے ہیں، جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہوں گے سیفٹی پروٹوکولز پہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ڈیلی کی بیس پہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا ڈیش بورڈ ہے، یہ کنڈیشن ہے جو بھی لیب کرے گا کہ وہ ڈیلی کی بیس پہ اس پہ ڈیٹا انٹر کرے گا پازیٹیو نیگیٹو کا. اب دوسری طرف آتے ہیں، دیکھیں یہ جو PCR ٹیسٹ ہے نا، اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ تقریباً 70%، کچھ لوگ 75 کرتے ہیں، یعنی 25 سے 30% کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نیگیٹو آتا ہے، ایرر موجود ہوتا ہے اس میں، موجود ہے اس میں. تو پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کا پازیٹیو آ گیا تو آپ نے آئسولیشن میں چلے جانا، آپ کا نیگیٹو آ گیا تو جب تک 2-3 دن کے بعد ریپیٹ نہیں کریں گے، ریپیٹ بھی نیگیٹو نہیں آئے گا تو یو آر ناٹ نیگیٹو. تو یہ دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی جو ایڈوائز کی گئی ہے وہ عین پروٹوکولز کے مطابق ہے. تو یہ بتائیے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز میں لوگ موجود ہیں ان کے تو 14 دن کے بعد ہی دوبارہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ کم از کم اس کو 14 دن کا کوارنٹائن پیریڈ پورا ہو جائے تو پھر دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گے، اور پھر لیب بھی وہی ہوتی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو سرکاری ہسپتالوں میں عوام شہری ہاسپٹلائز ہیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی تو نہیں ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتے تو اس کو اس لیب پر ہی انحصار کرنا پڑے گا، چاہے جیسے آپ نے کہا کہ 70% جو ہے رزلٹ ٹھیک ہوتے ہیں، 30 to 25% جو ہے اس میں ایرر موجود ہے؟ میں پھر کلیریفائی کر دوں، نیگیٹو پہلا جس کا آیا تو اس کو دوسرا کروانا ضروری ہے. 2 نیگیٹو جب آئیں گے کنزیکٹو تو یو آر نیگیٹو. اگر آپ کا پازیٹیو ہے تو آپ تو آئسولیشن میں چلے گئے، آپ نے آئسولیشن میں 14 دن گزارنے، 14 دن کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، نیگیٹو ہے تو یو آر فری. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 14 دن آپ نے گزار لیا تو آپ یو آر فری، کروانے کی ضرورت نہیں. کچھ کہتے ہیں کروانا چاہیے، مگر یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ، لائک کچھ یورپین کنٹریز میں یہ ہے کہ جب آپ کے سمٹمز شروع ہوتے ہیں، جس دن آپ کا سمٹمز ختم ہوتے ہیں، ختم ہونے کے 7 دن بعد تک آئسولیٹ رکھیں، 7 دن کے بعد جو مرضی کریں، ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہر ایک کنٹری کے اپنے بٹ جو 14 دن آئسولیٹ ہو گیا پازیٹیو کے بعد تو 14 دن میں وہ نیگیٹو اس کو ہو جانا چاہیے، اور کروا لیں تو بہتر ہے، اور لوگ کرواتے بھی ہیں. عطیت کے خلاف آپ کی بڑی مہم چلتی تھی، تو کرونا نے اس عطیت کی مہم کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں تباہ کر کے رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ساری ٹیمز ہم نے لگائی ہوئی ہیں اس وقت کرونا پہ. کرونا ایک نیشنل ایمرجنسی، اس کا بھی ہم نے اینٹی کویکٹری واحد ہماری فیلڈ ہے کہ جس کو ہم نے تھرو آؤٹ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے روٹین آپریشنز بند کر دیے، اینٹی کویکٹری از اونلی آپریشن کہ جس کو ہم نے کم کیا، بند نہیں کیا. بظاہر تو بند نظر آ رہی ہے نا، کہ کیونکہ جو کلینکس ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اس میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈگری ڈسپلے کروا دی ہوتی ہے اور ایک کویک کو وہاں بٹھایا ہوتا ہے. یہ تو ہماری روٹین میں آف اینڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بٹ میں آپ کو ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہوں کہ کرونا پیریڈ کے اندر ہم نے کتنے کویکس کو سیل کیا. یہ جو میں پرسنٹیج رفلی بتا دیتا ہوں، اگر پہلے مہینے میں ہم
500 सील करते थे तो कोरोना के पीरियड में भी हम 150, 200, 100 और 200 के दरमियान आ गए, कम हो गया। आई एग्री। माजी में आप सरकारी हॉस्पिटल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से विजिट करते थे और वहाँ जो कमी कोताही होती थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते थे, और अगर वो नहीं करते थे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होते थे। मैंने खुद देखा है कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके थिएटर्स को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब ये बात सुनने में नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह? देखें, कुछ चीज़ें जो कोरोना से रिलेटेड हैं सरकारी अस्पतालों में अब भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स में जितनी भी लेबॉर्ट्रीज शुरू हुई हैं हमने उस वक्त तक शुरू नहीं होने दी जब तक कि हमने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसके ऊपर पूरा नहीं होता। बाज़ हॉस्पिटल, बग़ैर नाम लिए मैं बताता हूँ, बाज़ हॉस्पिटल ऐसे हैं कि एक महीना उनको लगा है वो सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को करने। 1 महीने तक हमने एक टेस्ट, अदरवाइज दे वर रेडी, हमने नहीं करने दिया। तो वो कोरोना से रिलेटेड हमारी अभी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में रूटीन की विजिट्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो एडमिट कर रहे हैं। लाइक ये लाहौर में मेयो है, PKLI है, लातादाद विजिट्स हैं, RIUT लातादाद विजिट्स हैं हमारी। हाँ, जो हम थिएटर और उसका देखते थे, पहली बात तो ये कि अभी कुछ सर्जरीज वगैरह शुरू हुई। शुरू में तो ये सिवाय इमरजेंसी सर्जरी के सर्जरीज बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। अब वो उनमें डेफिनेटली कमी आई है क्योंकि हमारे पास तो एक फिक्स नंबर ऑफ टीम्स हैं। वो टीम जब हमने इधर लगा दी तो वो डेफिनेटली सफ़र किया। लेट्स होप, हम दुआ करते हैं खुदा से कि अल्लाह मियाँ ये कंट्रोल जल्दी से जल्दी हो जाए और वापस हम अपने नॉर्मल मोड में जाएं। जी, ये थे CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शुएब खान। हमें कोरोना के हवाले से और दीगर जो इक़दामात इनके अंडर आते हैं उस पर बता रहे थे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात करने की। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल फिर लाहौर में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। पहले कहा गया था 81 इलाके हैं, लेकिन जो पुलिस के पास लिस्ट गई उन्होंने जो है वो इलाके कम कर दिए। उनका कहना है कि हमारे पास स्ट्रेंथ कम है। तो क्या ये वजह है या कोई और सियासी वजूहत भी है? लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि देखें, इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे केसेस बढ़ के 60,000 पे चले गए। अब अगर मैं अपने केसेस जो बढ़ गए वो 60,000 के बाद लाहौर की सिचुएशन देखें तो इस वक्त हमारे पास 30,171 मरीज़ हैं। यानी पूरे पंजाब के अंदर 30,000 और 30,000 लाहौर के अंदर। तो लाहौर के अंदर तो हॉटस्पॉट्स डेफिनेटली डेवलप हो चुके थे और उनकी आइडेंटिफिकेशन बड़े साइंटिफिक तरीके से की गई है और अगले 15 दिनों के लिए उन सारे हॉटस्पॉट्स को इसलिए बंद किया गया है कि ताकि वायरल ट्रांसमिशन, जो वायरस की ट्रांसमिशन होती है, उसको हम रोक दें। वजह ये कि देखें, वायरस तो आ गई है, ये तो नहीं है कि वो कहीं चली जाएगी, लेकिन अगर कम मरीज़ों को लगेगी, इस दौरानिया के अंदर लोगों को कम को लगेगी, तो हस्पताल में जो हमारे पास सीरियस पेशेंट्स आएंगे उनको हमारे लिए संभालना आसान होगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैपेसिटी, शुक्र है खुदा का। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में भी मेरी जो HDUs हैं, यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसमें हमारे पास कोई अभी भी 40% कैपेसिटी है, कुछ में 36% कैपेसिटी है। और इसी तरह आज अगर मैं वेंट्स की बात करूं तो अभी भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 36 वेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं लाहौर के अंदर। तो जब आप ये सारी और रोज़मर्रा जब आप देखते हैं ना नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बीइंग एडमिटेड, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि ये हमारे पास भी है ना। और ये बात नहीं है कि मरीज़ ठीक होकर घर नहीं जा रहे, आपके सामने हैं उतने पेशेंट जो हैं वो घर भी ठीक होकर जा रहे हैं। लेकिन ये हॉटस्पॉट्स को बंद करना बहुत ज़रूरी था 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि आपके सामने लोग SOPs प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों को कह के बता के लोग सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। फिर ऐसे मसले में क्या किया जाता है? क्या आप समझती हैं कि ये जो स्मॉल लॉकडाउन लगाया गया है, गलियों को बंद किया गया है, तो इससे जो आने वाले 15 दिन बाद कोई बेहतरी आएगी लाहौर में या नहीं आएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेहतरी ज़रूर आएगी। ये अब वायरस लगना है, ज़रा इसकी स्पीड को स्लो कर दिया। ये जो हमने वो किया है लॉकडाउन, इससे थोड़ी सी इसकी स्पीड का स्लो कर दी है ताकि हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें से मरीज़ ठीक होकर घर भी जाते रहे और नए मरीज़ भी आते रहे। और फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम वैसे भी अपनी बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ लाहौर के अंदर हम 600 नए बेड्स जो हैं
ऑक्सीजनेटेड बेड्स उनका इंतजाम बिल्कुल जी, और उसके अलावा 50 हमारे पास नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, आ गए हैं, बल्कि पहुंच गए हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। जो PKLI को हिस्सा दिया गया है अपना उसको मेयो को दिया गया, और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि HTU बेड्स यानी हाई ऑक्सीजन बेड्स जो हैं, आपको अगर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए वो बेड्स लोगों के लिए अवेलेबल, और मुसलसल एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। तो ये बताइए कि एक बड़ी ये मार्केट में बात है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इवन के 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो एक मरीज़ का एक दिन से ज़्यादा जो है खर्च आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने कोई कानून साजी या फिर इम्प्लीमेंटेशन सख्त करने का कहा है आपने किसी इदारे को? जाने हेल्थ केयर कमीशन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, उन्होंने ऑलरेडी उनके साथ नेगोशिएट करके A, B और C कैटेगरीज बनाई हुई हॉस्पिटल की, और उसके मुताबिक जो 2020 के जो रेट्स है ना शुरू के फरवरी के, वो आवेज़ा कर दिए हैं ताकि कोई बंदा इसका फ़ायदा ना उठाए। लेकिन अहम चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए कि जब आप ICU में, सरकारी अस्पताल के अंदर भी जाते हैं ICU में और वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो हमारा रोज़मर्रा का 50,000 मिनिमम खर्चा होता है, 45 to 50,000 एक पेशेंट पे खर्चा हो रहा होता है। तो इट इज़ नॉट फेयर कि हम प्राइवेट सेक्टर को कहें कि जो आपका खर्चा है वो भी ना लें आप, और छोटा मोटा उन्होंने मुनाफा, पर उनको हमने ये कहा है कि आप अपना मुनाफा इतना ज़्यादा ना बढ़ाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मरीज़ों के पास चॉइस है कि वो हमारे पास सरकारी अस्पतालों में आएँ। आपको पता है, आप लोगों के अपने बहुत सारे कुलीग्स जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होकर घर गए हैं। हमारे अपने बहुत सारे वाकिफ़ कारज हैं, दे बीन एडमिटेड इन दीज हॉस्पिटल्स। हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं दे बीन एडमिटेड इन सर्विसेज हॉस्पिटल। सो मेरा ये मतलब है कि हम ये सारी सहूलतें जो हैं सरकार दे तो रही है, अगर कोई अपनी चॉइस पे जाना चाहता है एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो कहता है जी मैंने प्राइवेट में करना है, तो पहले भी तो यही होता था कि लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट अस्पताल में जाते थे। ये ज़रूर हमने किया कि हमने वो रोकी है, सीलिंग लगा दी है उसकी कि 2020 फरवरी के अंदर जो रेट्स थे वही रहेंगे, एंड यू विल नॉट इंक्रीज द रेट्स। ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो भी मार्केट से गायब हो गए हैं, लैब के जो कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर प्राइवेट के टेस्ट हैं वो भी महंगे हैं, तो CM साहब इस पर नोटिस भी ले चुके हैं, तो इनके रेट्स को कोई आप रैशनलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी उस पर देखें, मैंने यही बात जो होती है ना, लगता है जब हुकूमत करती है तो मुफ्त हो रहा होता है, तो मुफ्त तो कोई चीज़ नहीं होती, और मेडिकल सर्विसेज तो बिल्कुल मुफ्त नहीं होती। अब हम भी अगर टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट हमें कुछ 4,500-5 हज़ार में जाके पड़ता है। वजह ये किट्स के पैसे होते हैं, आपके रनिंग एक्सपेंस होता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो आप जब किसी को प्राइवेट में कहेंगे तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में वी हैव टू, तो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन देम कि हम कोई ऐसा रेट दें विच इज़ अफोर्डेबल। फिर उसी तरह भी कैटेगरीज, जिस तरह हमने हॉस्पिटल्स में कैटेगराइज किया, इसी तरह वार्ड्स की उनकी भी कैटेगरीज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ना, कुछ लोग जो हैं सम ऑफ द लैब्स आर यूजिंग मोर एक्सपेंसिव किट्स, कुछ जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेरिएशन है ना उसके अंदर। वो कहते हैं हमारे ज़्यादा स्पेसिफिक, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। वेरिएशन से एक बात है कि आज हमने जो है आपसे पहले जो है अपने प्रोग्राम में हेल्थ केयर कमीशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे पूछा है कि आप ये बताइए कि जो रिज़ल्ट हैं लेबॉर्ट्रीज़ के वो प्रॉपर ठीक हैं या नहीं हैं। जैसे कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का जो टेस्ट है वो किसी और लैब से भी करवाएं, जवान साहब ने भी कहा और मुख्तलिफ लोगों ने कहा। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हेल्थ केयर कमीशन के, उनका भी ये कहना है कि वेरिएशन है, 30% ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर किसी का रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो वो नेगेटिव होने के चांसेस भी हैं। पॉजिटिव रिजल्ट जो है ना, पॉजिटिव फॉल्स, देखो कहते हैं फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव। हाँ, ये जो किट्स आ रही हैं इनके अंदर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 70% स्पेसिफिसिटी बताई है। इसका ये मतलब कि 70% चांसेस हैं कि वो सही रिजल्ट देंगे, 30% है कि वो रिजल्ट शायद ठीक ना दे सके। फॉल्स नेगेटिव यानी एक बंदे को कोविड है लेकिन नेगेटिव आ गया है, उसके चांसेस बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी लिटिल लेस। मतलब ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रही हूँ कि फॉल्स नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोविड के सिम्टम्स भी हैं लेकिन नेगेटिव आ रहा है टेस्ट। तो कई दफ़ा ये होता है कि एक बंदे के नेगेटिव आ रहा होता है टेस्ट लेकिन उसके सिम्टम्स सारे होते हैं, उसके एक्सरे, तो फिर उसको हम बतौर कोविड ही ट्रीट करते हैं।
बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब आगे फॉल्स पॉजिटिव कंपैरेटिवली जो है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। सो दूसरी बात ये है कि वेरिएशन इस वजह से कि देखें ना, कुछ लैब्स हैं जो बहुत थोड़े टेस्ट करते हैं, कुछ लैब्स बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी वो किया हुआ है, ऑटोमेशन कर रखी है। ऑटोमेशन में ज़रा गलतियों के चांसेस कम होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बेहतर होती है। तो फिर ये तो वेरी कर रहे हैं ना, तो खर्चा भी उनका वेरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख के इस पर डिस्कशन हो रही है। ये बताएं कि जब कोई बड़ी अहम शख्सियत कोई टेस्ट करवाती है तो उसके ऊपर एतराज़ आता है, बाकी किसी पर नहीं आता। नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल रहे, उनकी प्लेटलेट्स का मामला आज भी जिंदा है। आपके अपने ही हुकूमती जो वज़ीर हैं वो कहते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक थे या नहीं ठीक थे, और अब जो है शहबाज शरीफ साहब का पॉजिटिव आ गया है तो उस पर भी एतराज़ उठे। तो इस पर क्यों होता है, बाकी लोगों पर क्यों नहीं होता? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप पब्लिक फिगर हो जाएं तो फिर हर बात जो है वो पब्लिक उसके ऊपर डिस्कशन करती है। जहाँ तक टेस्टों का ताल्लुक है, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं कोई गलत बयानी ना करूँ, और जो टेस्ट जिस तरीके से पूरी कोशिश की थी कि भाई कोई ऐसे गलत नतीजे सामने हमारे ना आए। और मुझे जो मेरे अपने डॉक्टर्स हैं जो काम करते थे सर्विसेज अस्पताल में और जिन्होंने हमें टेस्ट दिए, जो हॉस्पिटल की लैब्स के थे, उनको फिर हम वेरीफाई भी करते रहे। हमने तो पूरी कोशिश की कि जो नताइज दें वो सब सामने हों, और हमारे पास अभी भी सारे सैम्पल्स पड़े हुए हैं। कभी कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत हुई तो सारे सैम्पल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि जो वज़ीर आज़म साबिक हैं नवाज शरीफ साहब, उनके तमाम आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जी सारा एविडेंस रिकॉर्ड वगैरह रखा हुआ है, और हमने जानबूझ के इसके लिए रखा है क्योंकि अगर वो कभी कहें कि जी ये गलत हमने दिए तो तब भी दिखा देंगे उनको। ये तो देखें ना, हर तरफ से हो सकता है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर उन्होंने जहाँ तक रिपोर्ट, सो वी हैव इंश्योर्ड कि ये सारे एविडेंस वगैरह हमारे पास हो। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है ये जो हम अब टेस्ट करते हैं, ये तो हर बंदे का अपना फेल है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जब हम सियासत करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत बयानी ना करें, क्योंकि लोगों का हमारे पे बहुत एतमाद और एतकाद होता है। बजट में आपने हेल्थ के शोबे में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है, कहा है कि टैक्सीज हम प्राइवेट शोबे के कम कर रहे हैं, बेड में भी कमी की जा रही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब 1 जुलाई से बजट इम्प्लीमेंट हो तो जो प्राइवेट शोबे में काम कर रहे हैं, गो कि वो आपका जो है पार्ट है सरकार का, तो उसमें रहते हुए अपने जो चार्जेस हैं वो ख़ास तौर पर कोरोना की वजह से कम कर दें, क्योंकि बिजनेस भी लोगों के कम हो चुके हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे अस्पतालों के अंदर अच्छी से अच्छी सहूलतें हों, और बहुत अच्छी सहूलतें हैं। लोग, आपको पता है कि प्राइवेट अस्पतालों से उठ के कह रहे हैं हमें सरकारी अस्पताल में ले जाओ। आपके सामने पीपल हैव बीन शिफ्टेड, PKL आए भी हैं, मेयो भी आए हैं। इसी तरीके से जो हमारा यूरोलॉजी का हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ क्या कहते हैं रावलपिंडी में, उसकी बहुत अच्छी रेपूटेशन है। होली फैमिली के अंदर सारे अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ हमने ये सहूलत भी दी है कि कोई हमारे अस्पताल में ना आना चाहे और आपको कोई बेड का भी मसला बने तो आपको पता है कि हेल्थ केयर कमीशन ने बाकायदा इसके ऊपर ड्यूटीज़ लगी हुई हैं लोगों की। आप अप्लाई करते हैं, आप कंट्रोल रूम को जब फ़ोन करते हैं तो कंट्रोल रूम इमीडिएटली आपके लिए प्राइवेट बेड का भी अरेंज करता है कि अगर आपने प्राइवेट बेड लेती है उसके चार्ट में मौजूद होता है कि कहाँ पर बेड है, कहाँ पर नहीं है। जी जी, कहाँ बेड है। ये पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि ये सारा कुछ करते रहें। अब ये देखें, ये तो हर इंसान की अपनी सवाबदीदा है। अल्लाह को हम सब ने जान देनी है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हों। कोरोना का मरीज़ बड़ा मजबूर मरीज़ है। सबसे बड़ी बात है जब वो एक दफ़ा हमारे पास अस्पताल में आ जाता है तो बिल्कुल अकेला होता है, तन तनहा होता है। ऊपर अल्लाह है और नीचे हम हैं, उसकी हम किसी तरह तीमारदारी करें। तो अब तो ये हमारे डॉक्टर पब्लिक सेक्टर में है, नर्सेज प्राइवेट सेक्टर में है, या जो भी हमारा अमला, ये जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, उनको ये बात सोच लेनी और समझ लेनी चाहिए कि ये इसकी पेशी तो ऊपर वाले के पास होगी। हम तो जितनी मर्ज़ी पेशी कर लेंगे, आखिर वाली पेशी उधर ही होनी है। और हम जितना इन मजबूर लोगों का ख्याल कर सकेंगे, अल्लाह ने उतना ही आप अल्लाह की रज़ा कमाएंगे। इस वक्त मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, सारे मेरे पास डॉक्टर्स भी जब आते हैं तो उन सबको मैं कहती हूँ कि बेटा ज़िंदगी मौत जो है ये तो अल्लाह ताला के हाथ में। ये
کمی زندگی میں موقع آتے ہیں کہ جب انسان اپنی اس زمین کا، اس مٹی کا قرض اتارنے کے قابل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ بطور ڈاکٹر بڑا آپ نے کام کیا ہے، اور ابھی بھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ مریض ہی دیکھ رہی تھی، تو کرونا کے حوالے سے جو ہے ایک بڑی تشویشناک صورتحال یہ جو لوگوں سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہے جس طرح ٹریٹ کرنے کا وہ ان کو حق ہونا چاہیے، بلکہ پرائیویٹ کئی اسپتالوں میں تو ایسی صورتحال ہے کہ کیمرے سے جو ہے مریض کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ سلیم، میرے پاس بہت مجبور پیشنٹ آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک خاص قسم کی اسپیشلٹی پریکٹس کرتی ہوں جس کی پورے پاکستان میں یہ سہولت نہیں ہے۔ وہاں سے کوئٹہ سے مریض چلتا ہے، کراچی سے مریض چلتا ہے، مردان سے چلتا ہے۔ میں ان یوٹرو ٹرانسفیوژن کرتی ہوں، میں بچے کو ماں کے پیٹ میں بلڈ دیتی ہوں۔ میں نے تو ان پہ کووڈ کا ٹیسٹ بھی کسی پہ نہیں کبھی کروایا، اور ان مریض کو کہتی ہوں کہ بیٹا تم بھی ماسک پہن لو اور میں بھی ماسک پہن لوں۔ باقی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حفظ و امان میں رکھے، مریضوں کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری مریضوں کی خدمت کرنا، دیکھیں بیماری تو لگ سکتی ہے، کسی کو یہ تو نہیں ہے کہ نہیں لگے گی، اور یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی سونے کی چھڑی ہے اور مجھے نہیں لگے گی، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اگر مریض میرے پاس مجبور ہو کے آتے ہیں تو میں ان مریضوں کو کیسے نہ کر دوں۔ تو یہی بات میں اپنے سارے بچوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا جو مریض سکھر سے آیا ہے یا جو کراچی سے آیا ہے ہی نہیں، میں کو پوچھتی تھوڑی ہوں۔ لیکن آپ وزیر صحت بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، دونوں شعبے آپ کے لیے اہم ہیں۔ کبھی آپ یہاں پر بیٹھ کے مریضوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے پورے صوبے کے ڈاکٹرز کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو لوگوں کے بارے سے اطلاعات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں کہ پرائیویٹ ہسپتال جو بڑے بڑے لاکھوں روپے فیس بھی لے رہے ہیں وہ مریضوں کو کیمرے کے ذریعے دیکھتے ہیں کمرے میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سمٹم ہے، آپ یہ میڈیسن لے لیں۔ تو کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے؟ میں بطور ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہا ہوں، بطور وزیر صحت نہیں پوچھ رہا۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی طریقے سے، میں نے جب کہا کہ میں خود دیکھتی ہوں، میں جب اپنے مریض کے ساتھ خود ڈیل کرتی ہوں، اور میرے دیکھیں نا، I'm dealing with blood، میں تو بلڈ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں نا، کیونکہ میں نے یوٹرو ٹرانسفیوژن دینی ہے تو میں تو بلڈ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں۔ تو میں نے تو تب بھی یہ نہیں سوچا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ بڑا مجبور ہو کے آپ کے پاس آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، اور کووڈ والے تو خاص طور پہ بڑے مجبور لوگ ہیں۔ ان کو وہ آپ کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کو، کوئی۔ ابھی ایک بچی میرے پاس رو رو کے گئی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی کہ آپ مجھے اجازت دے دیتی کہ میں اس وارڈ میں چلی جاتی، میں اپنے باپ کی خدمت کر لیتی۔ اب نہ میں رشتہ داروں کو ہم اجازت دے سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دے سکتے آپ۔ اب مقصد یہ ہے، یہ ڈاکٹروں کے اوپر، نرسز اور پیرامیڈکس پہ ہے کہ آپ انشاءاللہ ان مریضوں کی خدمت کریں، اللہ اس کا اجر دے گا، اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی طرف سے ہمیں پیغام چاہیے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے جو خاص طور پر مریضوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح جو طب کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بطور ایڈمنسٹریٹو ہیڈ یعنی وزیر صحت پنجاب، آپ کیا ایسے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کمپلین کرتا ہے، کوئی مریض، تو یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم پرائیویٹ ادارہ ہو یا سرکاری، ہم ضرور ایکشن لیتے ہیں، انکوائری بھی کرتے ہیں، پر شکایت جب تک نہ آئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بغیر شکایت کے۔ اس وقت حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، ڈاکٹرز جو تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے ڈیزیز کے بارے میں، پریکاشن بھی لے رہی ہیں، بہت زیادہ سپرویژن ہو رہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور نرسز، اور جا رہے ہیں لوگ آخر جو سے دیکھیں نا، کسی کو وینٹ پہ ڈالا ہوا ہے تو کسی ڈاکٹر نے ہی ڈالا ہے نا، اور وینٹ پہ اگر مینیج کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز ہی مینیج کر رہے ہیں نا۔ لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کچھ لوگ کرتے ضرور ہیں اس طریقے سے، اور وہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے تو ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں سب، اور اللہ ہی ہمیں کامیاب کرے گا اس امتحان میں سے۔ اس میں آپ کا مریض کے پاس جانا، مریض کے ہاتھ پکڑ کے اس کا علاج کرنا، اس کی رضا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں اللہ کے دل۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ آپ نے لاہوریوں کے بارے میں جو کوئی الفاظ کہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ
الفاظ برے ہیں یا اچھے ہیں. آپ خود ایک لاہور کی رہنے والی ہیں, آپ نے اپنا ایک جرنل ایکسپیرینس یہاں پر شو کیا ہوگا, لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی آپ کے دل میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں 3 بار الیکشن لڑی, لاہوریوں نے مجھے الیکشن نہیں جتایا, پھر عمران خان نے مجھے اسپیشل سیٹ پر جو ہے MP بنایا اور آج میں وزیر صحت ہوں؟ نعوذ باللہ, کبھی میں نے آج تک یہ سوچا نہیں. میں تو جو اپنی 3 دفعہ ہار ہے اس کو ایک بہت بڑی جنگ سمجھتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس سیٹ پہ جس سیٹ سے میں نے جا کے اپنا الیکشن لڑی ہے وہ بڑی ضروری تھی, اور الحمدللہ اس علاقے کے لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محبت دکھائی اور 1,06,000 سے زائد ووٹ دیے مجھے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی. یہ ہر الیکشن جو ہے نا وہ آپ کی لڑنا الیکشن جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سیٹ کبھی چھوڑی تو نہیں, اس پہ باقاعدہ ہم پراپرلی کمپیٹ کرتے رہے. اور اگر میں نے لاہور والوں کو کہا تو میں نے لفظ ہم استعمال کیا تھا کہ دیکھیں ہم لوگ اپنے پورے پنجاب کے اندر اس وقت اگر 60,000 مریض ہیں اور 30,000 لاہور کے اندر ہیں, تو کچھ تو غلط کیا ہوگا نا ہم نے, کچھ تو غلط کیا ہوگا نا. جبکہ بتا کے آپ کو سکھا کے کہہ کے کہ خدا را آپ اپنی پرہیز کریں, احتیاط کریں, اور کہا کہ دیکھیں میں کئی دفعہ بتایا کہ مجھے تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے, اگر میں مجبور نہ ہوں تو میں گھر سے نہ نکلوں, پر کیونکہ میری پورٹ فولیو اس طرح کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی میں نے تو بات ایک وہ کہتے ہیں دل دکھا ہوا ہے میرا. میں اپنے آپ کو لاہور کی, میں پیدا لاہور میں ہوئی, پڑھی لاہور میں, ساری زندگی سسرال میرا لاہور میں, میرے بچے پلے یہاں. لاہور کا یہ حال کرنا کہ ہم دیکھیں نا لاہور کی اکانومی پہ پنجاب ڈیپینڈ کرتا ہے. آج لاہور کو ہمیں بند کرنا پڑ گیا, آدھا لاہور تو بند ہے نا اس وقت. تو جب آپ بند کر دیتے ہیں آپ نے معیشت دوبارہ روک دی, تو مجھے تکلیف ہوئی نا اس بات کی, اور آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو بات نہیں سنتے, آپ کے سامنے ہر چیز پہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ریڈ لائٹ سے گزر جانا جو ہے اس کو بہادری سمجھتے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے نا. ہیلمٹ نہیں پہننی, ساتھ لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا. آج ماسک جو ہے فیشن کے طور پر منہ اور ناک سے نیچے لگا کر لوگ پھرتے ہیں کہ ہم نے ماسک رکھا ہوا ہے, لیکن جس لیے ہے وہ یوز نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے اب تو ماسک پہننا ہی پڑے گا, ورنہ جرمانے شروع ہو گئے ہیں. اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کووڈ کے ساتھ زندہ رہنا ہے, اپنا طریقہ زندگی کا تبدیل کرنا پڑے گا, اور ہمیں ماسک پہن کے پھرنا پڑے گا, اور ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے, میں اور آپ گھر جب جائیں گے تو کوئی نہ کوئی بیماری ساتھ لے کے جائیں گے, اپنے گھر والوں کو انفیکٹ کریں گے, تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ذمہ داری تو آپ اور مجھ پہ بھی تو ہے نا اس بات کی. جی, پروگرام بیورو رپورٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ملاقات ہوگی. سلیم شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.